ओके। अ, तो पहले तुम्हारे क्वेश्चंस थे मॉर्निंग के, बोले या क्लास करें स्टार्ट? जी सर, निफ्टी में था सर कि निफ्टी में बताओ निफ्टी में क्या था? नहीं, वो मुझे ये बात पहले, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सर दोनों लगा रहा था कि आ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार फिबो लगाया, फिर उसके ऊपर वापस मतलब उसका 50% इंटरेस्ट है, उसका टारगेट आ गया, फिर उसका वापस फिबो लगाना होता है, फिर आपने मुझे दिखाया नहीं ऐसा नहीं करते, इसमें 5 मिनट में देखना होता है। फिर हाँ, अगर आप वो 1 मिनट का चार्ट लगा सकते हो तो सर मैंने वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का भेजा था ना, मैंने वहां पे बाई किया था। अच्छा, तो 1 मिनट का चार्ट मैं लगाता हूँ। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख लिया था। सेकंड लेग में बाय किया था ये स्टार्टिंग में बाय कर लिया था? स्टार्टिंग में बाई कर लिया था तो ओके ओके। मतलब स्टार्टिंग में मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद ये यहाँ पे ही कहीं बाई किया था। ओके, यहाँ यहाँ कहीं बाय किया था? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे 14 के आसपास ही कहीं बाई किया था। मॉर्निंग में देखो खुला मार्केट, थर्सडे का है ये, हाँ। और ये पहला इनिशियल मूव आया, और मतलब गैप अप खुला, और उसके बाद फिर यहाँ मतलब 1 मिनट में तो देखो मूविंग एवरेज तो खैर अब थे, और फिर बाय कहाँ पे किया, मतलब इस टाइम में किया था? हेलो? हेलो? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, बताओ बाय कहाँ किया था? सर मैंने यहाँ पे कहीं ऊपर बाई किया था, ये 10-15 के बाद में कहीं बाई किया था प्रभु। 10:15 के बाद में? हाँ, टेन ये फिफ्टीन पॉइंट ऑफ टेन इंटरेस्ट का फिफ्टीन कैंडल मुझे दिख गया था सर, नीचे से। हाँ, यहाँ पे कहीं बाई किया था सर। यहाँ पे बाय किया था। अ, मतलब ये जो बाय था ना, ये एक्सटेंडेड वाला वैसे बाय, और लेकिन तुमने यहाँ तक कर लिया होगा I think। हाँ, थोड़ा थोड़ा राइड किया था बस। हम्म, चलो कोई नहीं। अ, एक मिनट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, जो बाइंग और सेलिंग होती है ना मेनली, मतलब अगर बड़े बूस्ट कभी आते हैं ना, तो देखो ये केस बनता है, मतलब बाइंग में क्या क्या होता है, अगर तुम्हें 1 मिनट में बाय करना है ना, तो पहले 5 मिनट में उसका कंफर्मेशन आने दो। ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक बिगर टाइम फ्रेम में उसका कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद कोई जोन बनेगा, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज जो बाइंग, जो प्रॉपर जो बाइंग बना था वो ये बना था, जो हमें कंफर्म एकदम बाइंग बता रहा था। तो ये वाला हाई था 5 मिनट के अकॉर्डिंग, ये हाई था, और ये लो बना था। ठीक है, ये जो मैंने रेड कैंडल, ये रेड जो लाइंस मार्क किए हुए हैं, ये बेसिकली बिगर टाइम फ्रेम में ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन था। ठीक है, तो हुआ क्या कि आज मॉर्निंग में प्राइस ऊपर गया, और पहला पॉइंट होता है हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, मतलब हाई को तोड़ दे वो। ठीक है, वो हाई को तोड़ दे, तो ये हाई को ये तोड़ा इसने, तो यहाँ पे इसने कंफर्म किया कि मैं बुलिश हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कंफर्मेशन आया बुलिश। अब सेकंड पॉइंट आता है एंट्री का, तो एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री फिर बनेगी इसी के फुल बैक पे, इस वाले मूव के फुल बैक पे, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी जोन पे, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में।
तो एक बार इसने बोला मैं बुलिश हूँ, तो वहां पे हम लगाएंगे फिबोनाची, हाई और लो को मार्क करेंगे। ठीक है, लो को मार्क किया और हाई को मार्क किया। ये मेरे पास 0.5, 0.618 और 0.382 वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये जोन्स को हम ध्यान रखेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद फिर हम उसको देखेंगे। तो एक बार पहले दोबारा 5 मिनट कर लेता हूँ। मतलब पहले ना वो बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्म होना चाहिए कि मैं बुलिश, मतलब वो बता रहा है मार्केट कि अब मेरा स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो गया। अब मैं पहले डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब मेरा स्ट्रक्चर बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये होता है उसमें एंट्री का प्लान। तो एंट्री बेसिकली पुल बैक पे अच्छी रहती है। ब्रेकआउट पे भी कई बार एंट्री बनती है, बट निफ्टी में थोड़ा सेफ नहीं रहती वो। तो या तो बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल बने तब सेफ है, अदरवाइज पुल बैक वाली ही एंट्री सेफेस्ट। तो ये 5 मिनट का जो ब्रेकआउट हुआ था ना, उसका हाई में मार्क कर देता हूँ। ये मेरा हाई है, उसको मैं पर्पल कलर से मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये मेरा हाई है। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक ब्रेक हुआ था 5 मिनट में, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये हाई ब्रेक कर दिया था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंट्री। एंट्री एंट्री के लिए हम इस वाले लेग का पुल बैक को देखेंगे, इंटरनल रीजन देखेंगे। ठीक है, या तो इंटरनल रीजन या फिर एकदम ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, इसने एफईजी वगैरह यहाँ बनाया और इंटरनल रीजन से ही इसने पुल बैक दे दिया। ये एफईजी भी हमें शो कर रहा है, एफईजी था यहाँ पे, एफईजी भी बना यहाँ पे। ये एफईजी हमने मार्क कर लिया और उसके बाद फिर 1 मिनट में चले जाएंगे। तो 1 मिनट में मैंने ये एफईजी मार्क किया हुआ था जो, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना के अब 1 मिनट के चार्ट में भी ना हाई ये ही बन रहा है। तो 1 मिनट के चार्ट में से पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। बाय करने को तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा ना, इसके अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब इस फ्लो के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से बाय बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, वो डायरेक्ट अप चला गया। लेकिन बेस्ट बेस्ट जो वे है, वो पहले 1 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए। फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद जो उसका रेंज है, इंटरनल कोई एफईजी बना हुआ है या कोई रेंज वो बना हुआ है, जोन बना हुआ है, तो वहां पे बाय किया जाता है। तो इसका जो बेस्ट बाय था वो था ये, यहाँ पे ये पुल बैक किया और यहाँ पे बाय था इसका। पुल बैक किया, एफईजी पे पुल बैक करने आया, ये 1 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, पुल बैक किया, ये उनको ब्रेक किया, यहाँ पे बाय था। और यहाँ से फिर उसके बाद टारगेट जो था, टारगेट हमारा बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट था। ठीक है, तो बिगर टाइम फ्रेम का टारगेट देखते हैं। तो टारगेट कैसे निकालते हैं, ये जोन मिटिगेटेड हो गया है, मतलब एक बार टच हो गया, तो थोड़ा सा इसका जो वैल्यू है, मतलब जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट निकलता है। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा। अगर मैं इस पूरे जोन का टारगेट देखूंगा, तो इसमें एक चीज आती है, उसको बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद सेकंड वो है। तो वो मैंने उस पर क्लिक किया, उसका लो लिया, ये हाई लिया इस मूव का, ये 1 आवर का चार्ट है, और इसका फिर अगेन लो लिया, मतलब लो से हाई एंड देन अगेन लो। ये मैंने प्लॉट कर दिया। तो देखो 1 जो आ रहा है ना, ये जोन पे आ रहा है, राइट, और 0.618 ये वाला एरिया है, फिर 7.86 ये वाला एरिया है। तो इतना इसका मतलब टारगेट बना हुआ था, और इसका टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन
क्योंकि मिटिगेट हो गया था, तो ये वाला जोन इतना इम्पोर्टेंस का जोन नहीं था। या फिर अगर ये चीजें भी नहीं देखनी है तो सिंपली इसको तुम एटलीस्ट 1 मिनट में तब तक इसको ट्रेड कर सकते हो जब तक कि अपने मूविंग एवरेज से अप बना। तो 1 मिनट में इसको जब ट्रेड करते हो जब तक कि अपने मूविंग एवरेज से अप बना हुआ है। ठीक है, जहां डबल टॉप बना के नीचे गिर रहा है एग्जिट हो जाओ, या तो यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, ठीक है, या बाद में भी एग्जिट हो सकते हो। तो ठीक है, ऐसे इसको ट्रेल किया जाता है। तो खैर पूरा मूव भी नहीं पकड़ा, ये वाला यहाँ से पकड़ लिया, ये इतना पकड़ लिया तो काफी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है, राइट। मतलब बिगर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो क्या है ना, तुम क्या कर रहे हो, मान लो कोई भी ट्रेड है, चाहे स्मॉलर टाइम फ्रेम का है कोई बिगर टाइम फ्रेम का, मान लो ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट में प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर एक लो बना रहा है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब वो मान लो कि अप ट्रेंडिंग चार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अप ट्रेंडिंग चार्ट में अप ट्रेंड कब कंफर्म हुआ, ये वाला हाई ब्रेक हुआ। किसी भी ट्रेंड में ना उसका एक लो, स्विंग लो, मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ है ट्रेंड, एक तो वो वाला एरिया, ठीक है, मतलब ये वाला जोन, और इसका हाई वाला एरिया, यहाँ पे ना लिक्विडिटी होती है। ये एरिया ना लिक्विडिटी वाले एरिया होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना होगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। अब लेकिन इसका कंफर्मेशन तब होता है जब कोई इम्पल्सिव मूव आए, मतलब कोई अच्छा बड़े कैंडल्स के साथ मूव आए, तब इसका कंफर्मेशन है। दूसरा कोई भी प्लेयर होता है ना, वो ज्यादातर स्विंग लो पे अपने स्टॉप लॉसेस रखते हैं, तो यहाँ पे इसी वजह से लिक्विडिटी होती है। सेम अगर कोई यहाँ से शॉर्ट कर रहा है तो उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है, या कई लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देते हैं तो लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है इसीलिए। फिर क्योंकि अगर यहाँ से इम्पल्सिव मूव बना के गया तो कोई एफईजी वगैरह बन गया तो वहां पे भी लिक्विडिटीज होम हो जाएंगे, तो ये 2-3 तरह की लिक्विडिटीज होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना कि मान लो कोई 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 भी ट्रेंड तुम्हारा बना हुआ है, कोई ट्रेंड है और वो हायर हाइज और हायर लो के फॉर्मेट में है बड़े टाइम पे, तो देखो तुम्हारा काम क्या होता है ना, तुम्हारा काम ये होता है कि जब वो कंफर्मेशन दे दे बिगर टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम, वो कंफर्मेशन दे दे कि मैं बुलिश स्ट्रक्चर में हूँ, बुलिश स्ट्रक्चर में वो तभी कंफर्मेशन देगा तो वो पिछला हाई ब्रेक करेगा। तो मान लीजिए 5 मिनट में कंफर्मेशन दे रहा है, अब हमारा नया लेग बन गया ये वाला। ठीक है, इसका इसका एक अगेन लो बन गया और इसका अगेन एक हाई बन गया। अब ये जब अगर मान लो ये पुल बैक करता है, अगर यहाँ कोई अच्छा जोन बना हुआ है, एफईजी बना हुआ है, तो ये वाला जोन, अदरवाइज ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तक आके तो वो जोन से बाय करना बहुत अच्छा रहता है। तो या तो एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक, और फिर वो अपना अपसाइड का मूव करता है। तो इसको मतलब हम वो बोलते हैं सेकंड लेग। तो कंफर्मेशन जरूरी है, मान लो ये 5 मिनट में कंफर्मेशन आ गया, इसको तुम 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, इसको तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन 1 मिनट में भी ना, या 1 मिनट या उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, तो 1 मिनट में भी हमें कंफर्मेशन चाहिए, मतलब कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट का स्ट्रक्चर का शिफ्ट चाहिए, मतलब कोई हाई बने कोई लो बने उसका ब्रेक हो, तो ये स्ट्रक्चर का ब्रेक चाहिए, उसमें भी हमें कंफर्मेशन चाहिए 1 मिनट में। तो तब बाइंग बनती है, क्योंकि अगर मान लो प्राइस डाउन ट्रेंड चलता है, जैसे सपोज कि 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट के चार्ट में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो 1 मिनट के चार्ट में भी ये डाउन ट्रेंड में दिखाएगा। अब हमारा मान लो कोई इसका कोई इंपॉर्टेंट जोन आ जाता है, ठीक है, तो उसका कंफर्मेशन पहले एटलीस्ट वो 1 मिनट में तो दे, 1 मिनट में वो स्ट्रक्चर ब्रेक करे, अपसाइड का स्ट्रक्चर बनाए, तब तभी तो हमें कंफर्मेशन होगा कि वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो
ऐसे ही एक बिगर टाइम फ्रेम और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम को मिला के हम एंट्री लेते हैं। और बेसिकली ये सारे ना जोन्स पे प्लान आउट होते हैं, ये बिना जोन के ना कहीं भी इफेक्टिव नहीं होते। मतलब अगर जोन नहीं है तो इफेक्टिवनेस इसकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। अ, तो ये- ये- दोनों सेम ही स्टार्ट है। चलो, हाँ, ये बेसिकली ये तुम्हें इसका ध्यान रखना है। तो अ, तो हमेशा ना एंट्री ऐसे प्लान की जाती है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन, स्मॉलर टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन, वो भी कंफर्मेशन आने के बाद। ठीक है, इसीलिए हमेशा सेकंड लेग का इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाता है, और उसको हम अपने टारगेट पे तक लेके रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है, देखो अगर तुम निफ्टी बैंक निफ्टी करना चाहते हो, तो देखो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा, मतलब क्योंकि फास्ट चलता है, पैसा बहुत देता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फास्ट मनी देता है, पैसा देता है, प्रॉफिट देता है काफी अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क भी मांगता है। अ, तो बेसिकली ये इसका मतलब अगर तुम देखो हार्डवर्क कर पाओगे तो इसका बेनिफिट है आगे करने का। अदरवाइज हो सकता है फिर ये मतलब इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट ना हो तुम्हारे लिए। तो पहले तो वो डिसाइड करो कि तुम उसको अगर कर पाओगे तो तब अच्छा है। अदरवाइज लॉस भी देता है, क्योंकि जिस टाइप के मूव देता है ना फास्ट, तो लॉस भी दे देता है। तो वो फिर तुम्हारा कॉल है कि निफ्टी अगर तुम अच्छे से कर पाते हो तो उसको तो। अदरवाइज नेचुरल कैसे और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज छोटा हो जाता है ना, थोड़ा रेंज छोटा है। और ये एक और चीज है कि देखो बेसिकली क्या होता है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जैसे मान लो अभी तुम प्रॉफिटेबिलिटी चाह रहे हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी ना जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है वो दो तरीके से बनती है। अ, वो होता है एक तो हमारा रिस्क इज टू रिवॉर्ड, रिस्क इज टू रिवॉर्ड, जहां पे हमारा रिवॉर्ड बड़ा है और रिस्क कम है, तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। मान लो तुम एक रिस्क ले रहे हो 1% का तुम्हारा, लेकिन रिवॉर्ड है एटलीस्ट 3% का, तो या तो 1:3 का है या 1:4 का है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसमें आपके पास गलती करने के भी चांसेस रहेंगे 1:3 या 1:4 है, राइट। तो लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 है, मान लो 1:1 ही है, कि आप वही प्रॉफिट वही रिवॉर्ड, तो उस केस में एक्यूरेसी बहुत चाहिए। मतलब इस केस में आपका विन रेट 80% के ऊपर होना चाहिए इस वाले केस में। तो अगर 80% तुम्हारा विन रेट इसमें आएगा तब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो। ठीक है, 1:1 में, क्योंकि 50% में तो ब्रेक इवन ही आएगा, उसमें से फिर चार्जेस वार्जेस भी लगेंगे। तो 1:1 में तो 80% चाहिए एटलीस्ट। 1:4 1:5 में 50% में भी काम बन जाएगा। मतलब यहाँ 50% या 40% में विन रेशियो होगा ना, तो वहां पे काम लग जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब प्रैक्टिकल उस पे आते हैं, तो 1:1 या 50% पे काम लग जाएगा। अब ये वाला टारगेट अगर अचीव करना है 80% वाला, तो इसके लिए फिर एक्यूरेसी चाहिए, लर्निंग चाहिए, सही टाइम पे बाइंग चाहिए। ठीक है, 80-90% भी जा सकता है, खैर ये 95% भी जा सकता है, मतलब एक्यूरेसी लेवल किसी परसेंट जा सकता है।
लेकिन वही है, उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह चाहिए। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें कोई गलत होके भी ना प्रॉफिटेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। तो इसलिए बेटर वैसे ये होता है कि अगर हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड लिए जाए वो ज्यादा बेटर रहते हैं। अगर कोई 1:1 वाले ही लेगा, मतलब कभी भी एंट्री कर रहा है, फिर खुद को जल्दी निकल रहा है, कभी भी एग्जिट कर रहा है, तो उस केस में आपको ना विन रेशियो एटलीस्ट 80% चाहिए। अब 80% अगर कोई न्यू ट्रेडर है तो उसका जनरली आता नहीं है, उसको कम से कम इसको लाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो क्योंकि इजी नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा इशू है। तो बेटर है कि एटलीस्ट 1:2 1:3 प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सारा ये मैथमेटिकल इस चीज पे डिपेंड करता है, राइट। तो इसके लिए या तो नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम किया जाए, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम किया जाए और सिर्फ उन्हीं सेटअप पे काम किया जाए तो 1:3 का हमें रिस्क रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स को लेस किया जाए और क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाए, तो वहां से प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट है कि मंथ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मूव करते हैं, तो बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को ट्रेड किया जाए तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल देते रहते हैं, उसका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये वाला चीज करना है तो मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये पॉसिबल होता है। और 1:1 में फिर एक्यूरेसी चाहिए, तो बेसिकली ये ज्यादा बेटर रहता है ट्रेडर्स के लिए, ये वाला थोड़ा एक्सपीरियंस वालों के लिए रहता है। और तो यही रीजन है कि अगर मान लो तुमने मुंह पकड़ भी लिया, जैसे आज पकड़ा और तुम जल्दी नहीं करते, तो फिर भी तुम्हारा लॉस ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तुम कहीं लॉस करोगे तो आज भी मान लो तुमने 100 रुपीज अर्न किए तो लॉस में भी 100 रुपीज का लॉस करोगे तो नील हो गया प्रॉफिट लॉस। लेकिन अगर तुम विन में अगर तुम 200 रुपीज अर्न कर रहे हो और लॉस में तुम 100 रुपीज को लॉस कर रहे हो तो तुम्हारा विन हो गया 100। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस वजह से ट्रेड मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब पोजीशन हमारे साथ हो, हमारे साथ में चीजें हो, तो उसमें हमें थोड़ा सा क्वांटिटी साइज इंक्रीज करके फिर हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा विनिंग परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। जब मार्केट हमारे अगेंस्ट है या हमें समझ नहीं आ रहा या वो है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें ना प्रॉफिटेबिलिटी पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो है कि आप फ्यूचर कर रहे हो या ऑप्शंस कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर कर रहे हो तो भाई उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो न्यू लोगों के लिए इजी है। लेकिन हाँ ठीक है, इसमें कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन ये प्राइस के अकॉर्डिंग ही चलता है, राइट। इसमें कहीं ऑप्शन की तरह अप डाउन होगा तो ये वो फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे। फिर होता है ऑप्शंस। अब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर बाइंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए, मतलब इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत सही होता है बट परफेक्शन चाहिए इसमें थोड़ी सी, मतलब बाइंग वाले में। सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग में आपको कम चाहिए, मतलब सेलिंग में आपका चांसेस काफी हाई होते हैं, बट अगेन सेलिंग में फ्यूचर जितना ही पैसा लगता है, तो ये सेलिंग में। तो ये कुछ तरीके हैं। अब बाइंग कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। बाइंग वाले केस में अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे गए और गलतियां करेंगे करो, अगर गलतियां की तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होगी। और या फिर बाइंग बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्वालिटी ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड को लेस किया जाए और क्वालिटी ट्रेड पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो ये सारा मैथमेटिकल वो है स्ट्रक्चर। तो अगर किसी को प्रॉफिटेबल होना है तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें देखो देखो होता क्या है ना, एक किस्में मतलब ब्यूटी भी है, मतलब अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हर पर्सन के अकॉर्डिंग ना कहीं उसके लिए है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल
मैं बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मंथ में ना हर इंस्ट्रूमेंट में एक दो बार बहुत अच्छे मूव आते हैं, मतलब एक पर सेटअप करते हैं जहाँ पे चीजें सारी फेवर में। तो जैसे आपके पास 5 इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें मंथ में क्या होता है कि आपके पास हर जगह पे कुछ ना कुछ मूव्स आते हैं, एक दो बार आते हैं। अब वो एक दो वाले जो मूव्स होते हैं ना, वो इतने कैपेबल होते हैं कि 50,000, 1 लाख, 10 लाख मतलब का भी प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। ठीक है। फिर कुछ चॉपीनेस वाले होते हैं, कुछ नॉर्मल मूव होते हैं। तो अगर कोई पर्सन, अगर 4-5 आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो 3 चीजें फोकस कर ले, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर दे और बस एक क्वालिटी के सेटअप पे फोकस करे, तो वहां पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, काफी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो या फिर बस सेटअप पे काम किया जाए, मतलब जब सेटअप बने और उसी सेटअप पे काम किया जाए। जो मैंने बताया कि सेकंड लेग बना, फोन पे आया, उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी उसका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए तब बाइक करेंगे, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हम कैसे ले लेंगे जब तक उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रहा फ्रंट पे। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी तो कंफर्मेशन चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद ये आता है कि उसको रन कैसे किया जाए, मतलब पूरा उसको अपना स्ट्रक्चर तक रन कैसे किया जाए। कहाँ चला गया? चलो कोई नहीं। हाँ, तो पूरा उसका रन कैसे किया जाए, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके ना सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रॉब्लम करती है। तो वही है, इनके सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे ऑप्शन बाइंग में सॉल्यूशन यही है कि क्वालिटी सेटअप की जाए और अच्छे आपको जो भी सेटअप कर रहे हो आप उससे अच्छा वर्क कर सकते हो। अदरवाइज और भी तरीके हैं, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस किया जाए तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। और उसको फिर उसी को करने के फिर तरीके हैं, मतलब जो हम सीखते हैं, जो हम क्लास में सीखते हैं, तो वहां से फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर ये मूव भी आया और इसको हम ले नहीं पाए तो फिर इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, इसको लेने के लिए जो इसका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, तभी कोई पर्सन ना इसको ले पाता है। मतलब अगर उसे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसको फिर डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक्चुअल में वो क्या रही है। तो अ, वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब मिला के एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बन जाती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ विंस भी बहुत अच्छे होते हैं, आपके प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे आते हैं। ठीक है। तो बाकी मैंने बताया जो मनु भाई, हमें। हाँ, एक मिनट। मनु भाई, मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, पर बताया मैं था। पर मैं जो ट्रेड में हाथ डाल रहा हूँ ना, वो मेरे लिए गलत जा रहे हैं। जैसे कि मैंने सुबह में जो ट्रेड पकड़ा था ना, वो मैंने पकड़ा था तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, बस थोड़ा नेगेटिव होने लग गया तो मैंने एग्जिट किया था सर। नहीं तो देखो, वो तो फिर समझना पड़ेगा ना उसको कि कहाँ तक ट्रेड करना है, कैसे उसे ट्रेड करना है। सेकंड लेग पकड़ा था, तो सेकंड लेग क्या है, बिगर बिगर टाइम फ्रेम में उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो तभी तो वो बनेगा, अदरवाइज वो मूव बनेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब ये कॉन्ट्रैक्शन में चल रहा है, मान लो ये कॉन्ट्रैक्शन में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो या तो यहाँ पे अवॉइड ही कर दो इसको ट्रेड करना, जब वो प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे तो तभी ट्रेड कर। ठीक है। तो मतलब देखो, दो तरीके हैं। आ, तुम बिगर टाइम फ्रेम को पकड़ सकते हो और बिगर टाइम फ्रेम के जोन को पकड़, मतलब मूव जो जनरली आते हैं ना वो बिगर टाइम फ्रेम के जोन से ही आते हैं। ठीक है। तो मान लो कोई 1 आवर में कोई जोन बना हुआ है ना, तो वहां के जोन से कोई मूव आ रहा है या वहां का स्ट्रक्चर कुछ हो रहा है, तो
उस टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आने के बाद स्मॉल टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हो। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, विन रेशियो बढ़ जाएगा, मतलब तुम इन चौकीनेस से बच जाओगे। ये जो हो रही है ना, यहाँ पे जो तुम्हारी गलतियां होती हैं इस वाले रेंज, उससे बच जाओगे unnecessary। तुम तभी ट्रेड करोगे जब तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा पूरे वीक टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना और उसी को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर लिया, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लेकिन उसको फिर अपने ट्रेड को मैनेज भी करना पड़ेगा एंड तक, मतलब जब तक तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है या मूविंग एवरेज से नीचे नहीं जा रहा है, तो वहां तक तुम्हें ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। और देखो रूल्स, कहीं ना कहीं रूल्स का कुछ प्रॉब्लम होती है तभी प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, तो वो ही चीज है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो टाइम फ्रेम को बड़ा किया जा सकता है, कम ट्रेड मिलेंगे बट कंफर्म और बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। अब ये भी तो है ना, एक कॉन्सेप्ट देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम ऑप्शंस करते हैं, मान लो तुम्हें ऑप्शंस में डर लग रहा है, तो ऑप्शंस ये सोल्यूशन है, या ऑप्शंस का कम क्वांटिटी लो। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, मार्केट ने मान लो एक स्ट्रक्चर बना दिया टाइम पे में, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाए, ये इम्पल्सिव लैग आया, ठीक है। अब इस वाले इम्पल्सिव लैग का कंटिन्यूशन तो आएगा ना कहीं ना कहीं। अब वो कंटिन्यूशन मान लो ये ब्रेक किया, वो वहां से स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब जब वो कंटिन्यूशन बनेगा तो बड़ा मूव आएगा, ठीक है। तो इसके बस रेंज मार्क होने चाहिए हमारे पास बड़े मूव के लिए। तो ये जोन है, ये मैंने जोन को मार्क कर दिया। तो यहाँ तक इसका आज का टारगेट था। खैर मैं पहले निकल गया था, मेरा प्रॉफिट हो गया था, बट यहाँ तक का टारगेट था। और एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि मूविंग एवरेज जब तक मतलब अप ट्रेंड में है तो वो तब तक बैंड नहीं होता इतना easy। तो 1 आवर में ये अप ट्रेंड में है तो बैंड होगा ही नहीं है, मतलब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में पुल बैक दिखा फिर ऊपर चला गया, ठीक है। यही तो हम करते हैं, मतलब एंट्रीज भी तो हम यही प्लान करते हैं ना कि बिगर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा है और वो पुल बैक दे रहा है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो हमें डाउन दिखेगा बहुत, बट वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक्चुअली ये जो पुल बैक आ रहा है ना वो ये है, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऐसा लगेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट बिगर टाइम फ्रेम में वो इंटैक्ट है, ठीक है। फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसने कंफर्मेशन दिया, फिर हमने बाइंग कर ली। मनु तो भाई, मनु भाई, मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी सर। चलो ठीक है, कल कंटिन्यू करते प्रभु। चलो ठीक है, तुम्हारा वो टाइम हो गया। जी सर। अच्छा चलो, तो ठीक है फिर कल करते हैं इसको। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ सर। ठीक है, बाकी तुम सेकंड लेग वगैरह देखो, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो इस पे हम टाइम फ्रेम या सेटअप पे ही तुम्हें काम करना पड़ेगा, जी ठीक सर। है।